मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के हाथ में जितनी ताकत है, क्या वो इतनी भ्रष्ट हो चली है कि इस देश के भीतर में सही जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंचे, या लोगों तक पहुंच रही है तो उस पर भी नकेल कसने का वक्त आ गया है। और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम यानी चुनाव को लेकर उससे पहले ही क्यों नहीं इस देश के भीतर में संपूर्ण मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपने इससे पहले टेलीविजन को देखा, अखबारों को देखा, दोनों के नियम कायदे बदले गए, लेकिन अब सरकार की नजर डिजिटल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है। और उसके लिए जिस बिल की तैयारी हो रही है उसमें सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर में कोई झूठ बोले तो उस झूठ की जांच कौन करेगा, यह भी सरकार तय करेगी। और इतना ही नहीं, अगर सरकार झूठ बोल रही है और उसके बारे में कोई फैक्ट चेकर के साथ सही बोल दे तो सरकार उसे सही नहीं मानेगी और वह जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि फैक्ट चेकर को भी सरकार के साथ जुड़ना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और सरकार जिसे चाहेगी उसको रजिस्ट्रेशन देगी, करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। और यह सवाल लोग भूल जाते हैं कि इस दौर में अगर मीडिया रेंगते रेंगते लेट गया तो उसके पीछे की परिस्थिति उन कानूनों में परिवर्तन लाना ही था जो इससे पहले अखबारों के रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ, या फिर टेलीविजन मीडिया में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के नियम कायदों को बदलने के साथ हुआ। लेकिन अब नजर डिजिटल मीडिया को लेकर है। उसका पहला ड्राफ्ट कमोवेश तैयार हो चला है, जो 5 जुलाई से पहले देश के सामने आ जाएगा, यानी संसद शुरू होगी उससे पहले पहला ड्राफ्ट तो आ जाएगा। 3 ड्राफ्ट तैयार होंगे और माना जा रहा है कि 2023 बीतते बीतते यानी 2024 की शुरुआत हो और यह देश आम चुनाव की दिशा में जाए, जहां पर मोदी सत्ता सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार बैठी है। तो वहां पर वह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई जानकारी आप तक इस रूप में पहुंचे जिसे वह नहीं बताना चाहती है। तो जो आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, उसके दायरे में इस देश में निजी तौर पर चलने वाले अलग अलग तरीके से सूचना देने वाले कार्यक्रम आप देख सकते हैं। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर अलग तरीके से किसी ने खबरों को देने का काम ही अपने माध्यम से शुरू किया हो, सब पर नकेल सरकार कसेगी। और नकेल कसना सरकार की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार मानती है कि कोई भी खबर सही वक्त पर सही जगह पहुंचनी चाहिए, और सही खबर वह होती है जो इस देश के कल्याण से जुड़ी हुई हो, और कल्याण कोई दूसरा नहीं करता है बल्कि देश की सत्ता ही करती है। तो सत्ता द्वारा किए गए कार्यों को दिखलाना ही शायद इस देश में सूचना देने का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो क्या सरकार डर गई है? इस बिल के भीतर ऐसा क्या है? और इससे पहले जो गोदी मीडिया नजर निकल कर आया, मालिकों की घिग्गी जब सरकार के आगे बंधने लगी, तो उसके पीछे का सच क्या वाकई बहुत डरावना था। और अब ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर किसी भी सूचना के आदान प्रदान की स्थिति में सरकार की सहमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और डिजिटल मीडिया ने इस दौर में जितने पंख पसारे हैं और जो उड़ान भरी है, उसने इस देश के प्रिंट मीडिया यानी अखबार और मैगजीन को पीछे छोड़ दिया है। वह लगभग चुनौती देने की स्थिति में टेलीविजन यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसको चुनौती देने की स्थिति में आ गई है। जितनी तेजी से विस्तार बीते 10 से 11 वर्षों में डिजिटल मीडिया का हुआ है, उसी कमोवेश उसी दौर में सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने की सोची, और डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने बाखूबी दिया। लेकिन डिजिटल मीडिया बर्दाश्त नहीं है, डिजिटल इंडिया बर्दाश्त है, क्योंकि सरकार के नियम कायदों को लेकर ही हर जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए, और उसका विस्तार कितना ज्यादा है और सरकार के रूपरेखा क्या है। हमें लगता है आज इसको इसलिए समझिए क्योंकि सरकार बहुत साफ तौर पर कहती है कि पब्लिक के पास सही खबर सही वक्त पर पहुंचनी चाहिए। 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं।
पहली तरफ एक तरफ आईटी मिनिस्ट्री काम कर रही है, दूसरी तरफ पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि अपने तौर पर फैक्ट चेक का काम शुरू कर चुका है। फैक्ट चेक का मतलब यह होता है कि सरकार को लगता है कि कोई जानकारी अगर गलत है तो वह उसे गलत कहे और उसके बाद जिसने वो खबर को दिखाया है वो वहां पर कहे कि यह फेक न्यूज है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के जरिए जब फेक न्यूज निकल कर आता है तो इस देश के भीतर कई फैक्ट चेकर निकल कर आ गए। स्थिति ऐसी बन गई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सोचना शुरू कर दिया क्यों नहीं हम अपना फैक्ट चेकर बना ले। कर्नाटक सरकार ने तो ऐलान भी कर दिया वहां जब कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस ने अपने तौर पर कह दिया कि हम भी अपने विंग में फैक्ट चेकर बनाएंगे। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो ममता बनर्जी की हो या दूसरे राज्यों में गैर बीजेपी शासित राज्य हो, वहां पर फैक्ट चेक करने की स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि इस दौर में जो सरकार द्वारा बताया जाता था उसको रोकने के तौर तरीके गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास थे ही नहीं। और इस देश की जनता के साथ जो कुछ हो रहा है सरकार के नियम कायदों को लेकर, उसको बताने का काम इस देश का गोदी मीडिया करेगा नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा यही आया कि जिस लोकतंत्र में चौथे पिलर के तौर पर मीडिया की पहचान है, और मीडिया फोर्थ पिलर इसलिए है क्योंकि बाकी तीन पिलर पर वह निगरानी का काम करता है, अगर उस पर निगरानी तो दूर उस पर नकेल ही सरकार कस लेगी तो फिर लोकतंत्र के चारों पाए सरकार के अनुकूल काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियां ही आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है और सरकार कल्याणकारी नीति जनता के लिए बनाती है। तो इससे हटकर कोई खबर देने की क्या जरूरत है? आपके जहन में यह सवाल हो सकता है, क्या वाकई इस देश में बैंकों को लूटने वाले जो रईस थे और विलफुल डिफॉल्टर हो गए, जब आरबीआई ने उन्हें कहा कि दरअसल अब ये दोबारा लोन ले सकते और उनसे समझौता किया जाए, तो क्या ये खबर दिखाई गई, बताई गई मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए? कोई चर्चा बहस हुई? इतना ही नहीं, सवाल मणिपुर का भी आएगा, सवाल अडानी कांड का भी आएगा जो कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर हुआ, सवाल महिला पहलवानों का भी आएगा। इस देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, हर सवाल जुड़ा हुआ आएगा कि उससे जुड़े हुए इश्यूज यानी मुद्दों को कोई क्यों नहीं उठाता है, और जहां पर उठ रहे थे अब अगर उस पर भी नकेल कस ली जाएगी तो बचेगा क्या? तो डिजिटल मीडिया की दिशा में बढ़ते हुए कदम से पहले तीन बातें आप साफ समझ लीजिए। इस देश के भीतर में अखबारों और किताबों को लेकर 1867 का एक कानून था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। सरकार उसे भी बदलने की दिशा में बढ़ चुकी है, यानी इस देश के भीतर में किसी को अखबार चलाते वक्त सरकार अगर मुश्किल खड़ा करना चाहे तो एक झटके में खड़ा कर देगी क्योंकि वो कानून बदल जाएगा जो पहले से चला आ रहा था और मीडिया को फोर्थ पिलर मान रहा था। वो वेस्टर्न सोच थी, वह हिंदुस्तानी संस्कृति से जुड़ी हुई सोच नहीं थी, वह बीजेपी के अनुकूल सोच नहीं थी, वो आरएसएस के अनुकूल सोच नहीं थी। तो क्यों नहीं ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें कोई अखबार अगर सरकार को लगे कि डगमग है तो फिर नया एक्ट क्रिएट किया जाए, तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन और बुक एक्ट बदला जाएगा। दूसरी तरफ था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज चैनल को लेकर जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके गाइडलाइन में 2022 में परिवर्तन किया गया, और इसीलिए न्यूज चैनलों के ऊपर अगर सरकार एक उंगली उठा दे तो एक झटके में वह न्यूज चैनल कहीं दिखाई नहीं देंगे, झटके में स्क्रीन पर अंधेरा छा जाएगा। ठीक वैसा ही अंधेरा जैसा आपने देखा था जब मास्टर स्ट्रोक एबीपी न्यूज पे हम किया करते थे। तो इस देश के भीतर में सरकार बिल्कुल समाजवादी तरीके से हर को अपने उंगलियों पर नचाना चाहती है, या सरकार चाहती है कि उसके अनुकूल ही सारी पद्धति सारी चीजें चले। और उसमें सरकार ने जब अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस क्रिएट किया तो एक ही बात बताई थी कि हर दिन 30 मिनट का कार्यक्रम ऐसा कीजिए जो नेशनल इंटरेस्ट का हो, पब्लिक सर्विस का हो। दूसरा सवाल यह है कि पब्लिक सर्विस का कोई प्रोग्राम नहीं है और नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है तो यूं ही तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा ठोका जा सकता है कि यह देश के खिलाफ दे रहा है, फिर इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यह बहस भी टेलीविजन मीडिया नहीं करा सका जबकि उसके अपने ऊपर आंच आई थी। लेकिन अब
अब सरकार का कहना है कि दरअसल अब वन वे कम्युनिकेशन का दौर नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इस देश के सामने आ चुका है तो कम्युनिकेशन के तरीके जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं। उस मल्टी डायमेंशनल तरीके पर कहीं ना कहीं कुछ रोक तो लगानी होगी, क्योंकि कल कोई भी खड़ा होकर किसी गांव की जानकारी एक झटके में पूरी दुनिया को बतला देगा कि इस गांव की हालत इतनी बदतर है, या किसी शहर के भीतर या फिर जंतर मंतर पर ही जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं बैठी हुई थी कुश्ती पहलवान के तौर पर और यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसको दिखा तो नहीं रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया। उनके लिए एक्ट बदला जा चुका है तो वो झुके हुए हैं, नतमस्तक हैं, दंडवत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दिखा भी रहे थे, तो क्या नए एक्ट आने के बाद जिसका पहला ड्राफ्ट 5 जुलाई से पहले आने की तैयारी लगभग पूरी हो चली है और इस साल के नवंबर दिसंबर तक इस देश में 3 ड्राफ्ट आएंगे और जिसके बाद लागू किया जाएगा, क्या उसके बाद डिजिटल माध्यम भी नहीं बचेगा? डिजिटल माध्यम से इतनी घबराहट क्यों है, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस दौर में टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, और खास तौर से जो डेमोक्रेसी पर नकेल कसना चाहते हैं, अपने देश के नियम कायदे नए नए तरीके से बनाकर उनके सामने भी सवाल किए कि टेक्नोलॉजी पर आप रोक कैसे लगाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब सोशल मीडिया या कहें डिजिटल मीडिया की मौजूदगी है और उस पर सरकार का कोई बस नहीं है, तो एक झटके में भारत की जानकारी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से की जानकारी हो, वो भारत एक झटके में आ जाएगी। सरकार को यह बर्दाश्त नहीं है। सरकार यहां डरती है या घबराती है, क्योंकि मीडिया जिम्मेदारी से कार्य करे, डर और कंफ्यूजन ना करें, इस बात को वो कह तो देती है, लेकिन जिम्मेदारी से कार्य सरकार अगर नहीं कर रही है और कोई मीडिया उसे अगर बताना शुरू कर दे, तो सरकार को समझ नहीं आता है कि अरे हमें तो जनता ने चुना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्यों थोपी जा रही है। तो जो हमने कहा आपसे कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यह उसकी पहली कतार नए तरीके से शुरू हो गई है। इसका अगला रूप यह है कि जिस लिहाज से डिजिटल मीडिया का ग्रोथ भारत में हो रहा है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उसने प्रिंट को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ इससे पहले समझ लें कि 2023 में इस बरस नवंबर तक जब यह माध्यम निकल कर आएगा, तब तक जो शेयर मार्केट अभी से बताया जा रहा है वो टेलीविजन का होगा 42% मार्केट, प्रिंट का होगा 24% मार्केट और डिजिटल का होगा 30% मार्केट। और इसमें अगर सिर्फ आप न्यूज के दायरे में आ जाएंगे तो टेलीविजन 42 से घटकर 37% पे आ जाएगा, डिजिटल 30 से घटकर 22% पे आ जाएगा और प्रिंट 24 से घटकर 11.5% पर आ जाएगा, 11.5%। यह सिर्फ न्यूज का हिस्सा है, यानी प्रिंट पिछड़ चुका है, टेलीविजन अभी कुछ आगे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ आगे है, लेकिन डिजिटल मीडिया की जो रफ्तार है उस रफ्तार के सामने 2030 से पहले ही डिजिटल मीडिया बहुत आगे निकल चुका होगा टेलीविजन मीडिया के आगे। और इस देश में जानकारी देना, सूचना प्रदान करना, यानी 2029 का चुनाव जो लड़ा जाएगा वो पूरे तरीके से डिजिटल मीडिया पर आश्रित होगा। 2024 का चुनाव को प्रभाव में डालने के लिए डिजिटल भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है और घबराहट सरकार को इसी बात को लेकर है। इसीलिए जो महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी यानी मोदी सत्ता के जरिए अपने तौर पर 2024 के चुनाव से पहले खड़ा किया जा रहा है, उसमें बकायदा उनके अपने सांसदों को निर्देश दिया गया है, आप डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, संवाद कीजिए, अगर वह आपके विरोधी हैं तो भी बुलाइए और उनसे संवाद कीजिए, क्योंकि एक डर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं समाज को, सरकार उनसे डरती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि उसने समाज को इन्फ्लुएंस कर दिया तो गद्दी उसके पास है। लेकिन गद्दी पास होने का मतलब जिम्मेदारी कांधे पर उठाना नहीं है। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो सामाजिक क्षेत्र हो जहां सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण की दिशा में बार बार बीजेपी आगे बढ़ जाती है, वो समाज के भीतर जातियों में बटे समाज के भीतर और मोटी लकीर खींचने की बात हो, या फिर इस देश के सांस्कृतिक महत्व को ही समझें या इस देश की अर्थव्यवस्था को समझें, इकोनॉमी को समझें। सरकार चाहती है कि सब कुछ
गुलबुल दिखाई दे, यानी बहुत सुंदर सा दिखाई दे, और सरकार ने यह काम किया है और यह वेलफेयर स्टेट के भीतर वेलफेयर पॉलिसी के तहत किया गया, यही बताइए हर बार। यानी इस देश के तमाम पोर्ट्स अगर अडानीज को दिए गए, तमाम हवाई अड्डे दिए गए, रेलवे में वह घुस चुके हैं, वहां का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के समानांतर उनके अपने गोडाउन्स बनने लगे हैं इस देश के भीतर, खादान उनके पास है, और कोई हिस्सा इस देश का बचा नहीं है जो उनको ना सौंपा गया हो। और कॉर्पोरेट के हाथ में जो सारी चीजें बीते 9 बरस में सौंपी गई है, कल तक वो सरकार के पास थी तो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी प्रॉफिट होती है, मुनाफा होती है, और उसी दिशा से वो काम करती है। लेकिन आप जब इस रिपोर्ट्स को दिखलाते हैं तो जनता इसे समझती है कि हां कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन अगर इस पर यह कहकर नकेल कस दिया जाए कि यह आप नहीं दिखा सकते हैं, इससे समाज में कंफ्यूजन पैदा होगा, तो आप क्या करेंगे? नियम कायदे सरकार बनाए, नियम कायदे के आश्रय देश में सूचनाओं के आदान प्रदान के तौर तरीके सरकार तय करे, और सूचना भी उसी को माना जाए जो सरकार के जरिए निकल कर आ रहा हो। अब दोबारा लौटिए और इस दिशा में सोचिए कि इस देश के भीतर में जो इंडिया की विज्ञापन इंडस्ट्री है वह तकरीबन 93,000 करोड़, 93,119 करोड़ का विज्ञापन की इंडस्ट्री है। और अब आप सोचिए कि उसमें टीवी के पास जो विज्ञापन जाता है वह 29,000 करोड़ का जाता है, डिजिटल के पास 21,000 करोड़ का जाता है, प्रिंट के पास 16,000 करोड़ का जाता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन आते आते डिजिटल के पास इस 93,119 करोड़ रुपीस में से 35,809 करोड़ डिजिटल इंडस्ट्री के पास यह एडवर्टीजमेंट चला जाएगा। यह रफ्तार है और सरकार इससे घबरा रही है, डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस तेजी से आगे बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि मोदी जब सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त इस देश में टेलीविजन 60% तक घेरे में लेता था, लगभग 30% तक न्यूज़पेपर घेरे में लेते थे। लेकिन आज की तारीख में टेलीविजन घटकर 39 से 40% के बीच है, न्यूज़पेपर 11 से 12% के बीच है, और डिजिटल मीडिया 19 से 20% के बीच है, और बाकी दूसरे 18% दूसरे माध्यम है। जो ग्रोथ रेट है डिजिटल इंडस्ट्री की वह 29% है। वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी देश की तुलना में डिजिटल इंडस्ट्री का ग्रोथ भारत में सबसे तेजी से हो रहा है। और उस डिजिटल इंडस्ट्री के भीतर की जो डिजिटल मीडिया की प्रोसेस है उसका जो रेट है वो लगभग 32% है, और उसका जो विज्ञापन ग्रोथ है वो लगभग 38% है। अब आप तस्वीर कुछ साफ हो रही होगी आपके सामने कि सरकार को घबराहट क्यों है। और ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग सरकार कह रही है कि हम करेंगे, और इस देश के भीतर कोई भी करेगा तो उस फैक्ट चेकर को रजिस्ट्रेशन सरकार से कराना होगा, और सरकार से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, यानी जरूरी होगा। जिनके पास लेजेसी है, जिन मीडिया संस्थानों के पास जो रिप्यूटेड हैं, उनको दे दिया जाएगा। यानी लेजेसी और रिप्यूटेड कौन है? जो इस दौर में गोदी मीडिया में तब्दील हो गए। इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम ले सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक अपनी लेजेसी है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो। यानी इस देश के भीतर में अलग अलग मीडिया प्रतिष्ठानों को अगर आप देखिए तो सरकार उनके साथ रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लेगी, क्योंकि उनको झुकाना आसान है, क्योंकि उनका जो पूरा मेन काम है वो दरअसल अखबार और टेलीविजन से जुड़ा है, और उसको वहां पर वो दंडवत करा चुके हैं। तो डिजिटल क्षेत्र में दंडवत कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, उनके लिए बिजनेस खोला जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पैसा है वो इंटरनेशनली है, क्योंकि डिजिटल माध्यम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखाई देता है। उसके बाद जो पहले ड्राफ्ट का जिक्र हो रहा है वो इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद या जुलाई के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ये चीजें निकलकर आ जाएगी। इसके दायरे में बकायदा एक विस्तृत यानी कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, और मैसेज सरकार दे रही है कि हम फेक न्यूज
और मिसलीडिंग एस्पेक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पर कुछ सवाल निकलकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी समझने की जरूरत है कि भारत के भीतर बीजेपी या सत्ता द्वारा जिन बातों का जिक्र किया गया, उसमें जो 3 लोग इस दौर में काम कर रहे हैं इस पूरे के पूरे बिल को लेकर, उसमें एक कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसमें दूसरी आईटी मिनिस्ट्री है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वह भी उसके दायरे में आता है, उसको भी वो परखने की स्थिति में वहां पर भी कुछ नियम कायदे वो बताएगी। आईटी मिनिस्ट्री के हाथ में तो सब कुछ आ गया। उसके बाद फैक्ट चेकर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी है, जो सरकार का संस्थान है, वह उसमें जुड़ी होगी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का जो अपना आईटी सेल है वह भी कुछ नियम कायदे बता रहा है कि ऐसे कीजिए तो ऐसे होगा, ऐसे कीजिए तो ये हमारे अनुकूल होगा, इस रूप में नियम कायदे बनाइए तो इस रूप में होगा। तो वो पूरी ड्राफ्टिंग जो है इस देश के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और संस्थानों के जरिए बनेगी, लेकिन वो आखिरी प्रारूप राजनीतिक तौर पर सत्ता के अनुकूल कैसे है, इसी दिशा में काम करेगी। यानी चेक एंड बैलेंस की स्थिति नहीं है, सिर्फ चेक करने की स्थिति है, नकेल पर कसने की स्थिति है। तो फैक्ट चेकर पीआईबी का, टेक्निकल टीम आईटी मिनिस्ट्री की, इंटरनेशनली बिजनेस को लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री और बीजेपी का आईटी सेल, ये चारों मिलकर अपने तौर पर कार्य करेंगे। अब यहां पर आखिर के 3-4 बड़े सवाल जो सबसे बड़े हैं, क्या यह सब कुछ 2024 के चुनाव के मद्देनजर बहुत अफरा तफरी और बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है? क्योंकि सरकार को इस बात का एहसास हो चला है कि 2024 से पहले अगर उसका पूरा कच्चा चिट्ठा 2024 से 2014 से उसने जो कुछ भी कहा उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से डिजिटल मीडिया दिखलाने लगे तो हाथों में मोबाइल पकड़े इस देश का बच्चा बच्चा उसको देखता चला जाएगा और जानने लगेगा कि उसके साथ कहां कहां गड़बड़ी हुई, धोखा हुआ। हो सकता है उसको याद 15 लाख दोबारा से आ जाए, दोबारा से नोटबंदी का दौर आ जाए, व्यापारी तबका दोबारा से जीएसटी को लेकर सवाल खड़ा करने लगे। बहुत सारे नियम कायदे हैं जो उसके सामने निकल कर आएंगे और उस दौर में जो नारे लगते थे कि बहुत हुआ, अब की बार मोदी सरकार, जो तमाम मुद्दों को लेकर अगर वो सारी चीजें रिवाइव करने लगे तो एक झटके में सवाल आएगा किसानों के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने क्या किया। और अगर इसको रिवाइव करेंगे और जनता समझने लगेगी तो मुश्किल होगी। तो क्या यह तेजी इसलिए लाई गई है 2024 के चुनाव के मद्देनजर? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या सरकार यह मान चुकी है कि 2024 तो जीत लेंगे, लेकिन परिस्थितियां आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो तो उसको अभी से इंप्लीमेंट करके 2024 में एक राजनीतिक प्रयोग के जरिए चीजों को देखा जाए कि सिर्फ गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसी ही अगर हर कोई बताने लगे और सरकार की उपलब्धियों को ही हर कोई दिखाते हुए जतलाने लगे कि यही बेस्ट था, तो फिर इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? यह दूसरी स्थिति है जिसके जरिए आने वाले वक्त में चीजों को अपने अनुकूल करते चले जाएंगे। और तीसरी परिस्थिति है जो एब्सोल्यूट पावर, करप्ट एब्सोल्यूटली वाला हिस्सा है, वो आपको ऑटोक्रेटिक बनाता है, जहां पर आप तानाशाह हो जाते हैं। चीन के भीतर आप गूगल नहीं चला सकते हैं। तो क्या भारत की अपनी परिस्थिति कुछ उस दिशा में तो नहीं बढ़ रही है जहां पर एक ऑटोक्रेटिक सत्ता का जिक्र है? क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर शोर मचाता हुआ समूचा विपक्ष जब लेटर लिख सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि यह ऑटोक्रेटिक सत्ता हो गई, और याद कीजिए वो दिन जब मनीष सिसोदिया जिस दिन गिरफ्तार हुआ था, उसी दिन 9 राजनीतिक दलों ने पहला शब्द ही लिखा था, ऑटोक्रेटिक सत्ता मोदी सत्ता को बतलाया था। तो क्या यह तानाशाही की दिशा में बढ़ते हुए कदम तो नहीं है? इन 3 सवालों पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है आने वाले वक्त में आपके पास कोई भी सूचना अगर पहुंचे, कोई जानकारी अगर पहुंचे, तो वह सरकार ही दे रही होगी, सरकार ही बता रही होगी, बाकी कोई उन बातों को लेकर क्रिटिकल नहीं हो पाएगा।